हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 13 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 13A। तो अभ्यास 12 तक के सभी अभ्यास को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इकाई 12 से संबंधित अभ्यास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 13A के सभी सवाल। और इस चैप्टर में आपको यहाँ पर अभ्यास 13A का पहला सवाल दिया है, निम्नांकित चित्रों को काटिए। यहाँ पर आपको ये सभी चित्र दिख रहे होंगे, इन सभी चित्रों को क्या करना है, काटना है। काटने का मतलब दो बराबर भागों में इसको बांटना है। प्रत्येक को दो भागों में, यहाँ पर है ना, दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाए। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है दो समान भाग में इसको डिवाइड करना है, जिसको मोड़ने के बाद ये दोनों समान हो जाए। समान का मतलब यहाँ पर सर्वांगसम से है। और सर्वांगसम जो ये वर्ड लिखा है, इसका चिन्ह जो होता है, बराबर का चिन्ह लगाने के बाद ऊपर ऐसे आपको यस बना देना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम का ये जो है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, तो इतना चीज आपको आ गया होगा समझ में, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। और यहाँ पर आपको जो भी फिगर दिए गए हैं, इनको दो पार्ट में आपको बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ से इस चित्र को हम दो बराबर भागों में या तो इस प्रकार से बीच से इसको काट सकते हैं, और जब इस भाग को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा भाग ढक जाएगा। ढकने का मतलब ये अगर पार्ट हम इसको दो बराबर भागों में काट दें और इसको उठाकर इसके ऊपर फिक्स करें तो दोनों समान रहेगा, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर सर्वांगसम होगा। दो बराबर भागों में इसको बांटना है। एक भाग तो ये हो गया, एक भाग इधर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आपको करना है, या तो आप इस प्रकार से काट सकते हैं या तो इस प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण से भी हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। विकर्ण से डिवाइड यहाँ से कर सकते हैं, इधर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसके बाद अगर हम इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको काट करके और इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे तो ये पूरा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसी को सर्वांगसम कहेंगे। तो इसको कई प्रकार से हम यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, या तो इस प्रकार से काटेंगे, या तो ऐसे, या तो विकर्ण से इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। एक ही पार्ट इसका काटना है, या तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको, कोई भी एक पार्ट यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर अगर एक पार्ट को उठाकर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा कंप्लीट उसको ढक लेगा, फिक्स हो जाएगा उस पर। तो इसका मतलब वो सर्वांगसम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आयत का चित्र था और ये वर्ग का चित्र है। वर्ग के चित्र को भी हम यहाँ से इसको ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं, बीच से पूरा। और इसको काटने के बाद अगर एक पार्ट को उठाकर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा, मतलब पूरा ढक लेगा। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। इधर से भी इसको हम कट कर सकते हैं या इसके विकर्ण से इसको कट कर सकते हैं। तो कई प्रकार से यहाँ पर हम इन चित्रों को कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कटिंग यहाँ पर करना है कि जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा जो पहला पार्ट है उसको पूर्णतः ढक ले या पूरा उस पर फिक्स हो जाना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको आ गया समझ में। फिर इसके बाद दिया है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को हम यहाँ से अगर डायरेक्ट इस प्रकार से अगर काट दें, त्रिभुज को यहाँ से अगर ऐसे काट दें तो एक पार्ट उठाकर अगर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूर्णतः यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। या इस प्रकार से इसको काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट दें तो एक पार्ट जो है ये इसके दूसरे पर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसको मोड़ कर ऐसे फोल्ड करके उसके बाद अगर आप काटेंगे बीचों बीच तो एक पार्ट जो है वो दूसरे को यहाँ पर क्या करेगा, पूर्णतः ढक लेगा। और जब पूर्णतः ढक लेगा तो वही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये सर्वांगसम का आपका चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका वृत्त। वृत्त दिया है तो इसको भी हम यहाँ बीच से इस प्रकार से काट सकते हैं, या इस प्रकार से काट सकते हैं, या इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर आप वृत्त को कहीं से भी अगर फोल्ड करेंगे, लेकिन उसके सेंटर पर आपको फोल्ड करना है। यहाँ से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर केवल एक ही फोल्ड इसका करना है और उसको अगर यहाँ पर कटिंग किया जाए तो एक पार्ट जो है वो दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः ढक लेगा, और जब पूर्णतः ढक लेगा तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये जो वर्ड लिखा आपका सर्वांगसम, दो समान भाग में अगर बट रहा है तो यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। एक पार्ट दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम है या नहीं। यहाँ पर जो आपको ये डॉटेड लाइन दिया है, यहाँ से अगर इसको फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे यहाँ पर या नहीं। यहाँ पर दोनों कंडीशन दिया है कि सर्वांगसम है या नहीं। आगे प्रश्न में पूछा गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। प्रत्येक के समक्ष मतलब इसके सामने आपको हाँ और नहीं में इसका आंसर देना है। तो पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आयत का चित्र बना हुआ है और यहाँ से इसको बीचों बीच से यहाँ डॉटेड लाइन दिया गया है। अगर यहाँ से इसको मोड़ा जाए, मान लीजिए ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है, अगर इसको मोड़ा जाए इस प्रकार से तो ये भाग इस भाग को पूर्णतः यहाँ पर ढक ले रहा है कि नहीं, या ये भाग जो पहला वाला है ये इस पर पूर्णतः फिक्स हो जाएगा या नहीं। तो ये जब आधा आधा इसको बीच से काटा गया है, अगर इसको उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए तो ये इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भाग यहाँ पर सर्वांगसम होगा कि नहीं। तो सर्वांगसम का चिन्ह हम आपको बताए हैं, इस प्रकार से बनेगा, बराबर ऐसे लिखना है और इस प्रकार से यस उसके ऊपर बना देना है। तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो यहाँ पर अगर इसको इसके ऊपर रखा जाए तो ये पूर्णतः यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर भरना है आपको हाँ। ठीक है, दूसरा सवाल अब देखिए, यहाँ पर आपको ये चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर आपको वन साइड में डॉटेड लाइन दिया गया है। अगर इसको एक भाग इस पर मोड़ा जाए तो ये इसके ऊपर पूर्णतः फिक्स होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपका ज्यादा है और इधर वाला पार्ट आपका जो है ये इधर कम हो जाएगा। तो अगर इसको इस प्रकार से मोड़ा जाए, इसके ऊपर इसको मोड़ा जाए तब भी इसका शेष भाग बचेगा, अगर इसको इसके ऊपर मोड़ा जाए तब भी इसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर से जाएगा। तो ये यहाँ पर सर्वांगसम नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है नहीं। जब तक उसका दोनों भाग बराबर नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर ये सर्वांगसम नहीं होगा। तो इसीलिए ये सवाल यहाँ पर सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर आपको दिया है स्क्वायर, वर्ग दिया है, वर्ग के विकर्ण से अगर आपको डॉटेड लाइन दिया गया है और एक भाग को उठाकर दूसरे के ऊपर अगर फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो ये भाग इस पूरे भाग को यहाँ पर ढक लेगा या पूर्णतः इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों भाग यहाँ पर इसके बराबर हो जाएंगे और जब दोनों भाग बराबर रहेंगे तो यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है हाँ, ये सर्वांगसम यहाँ पर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको, वृत्त दिया है, वृत्त को यहाँ पर बीचों बीच यहाँ से आपको डॉटेड लाइन से फोल्ड करना है। एक भाग को उठाकर दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है और यहाँ पर चेक करना है कि ये भाग जो है ऊपर वाला वो नीचे वाले भाग के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर अगर इसको बीचों बीच काटेंगे इस प्रकार से तब भी ये बराबर है, सीधा सीधा अगर इसको काटेंगे तब भी ये बराबर होगा। तो ये सर्वांगसम है क्योंकि ये बीचों बीच यहाँ पर कटिंग किया गया है, बीचों बीच इसको फोल्ड करेंगे जब तो ये यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दिया है एक त्रिभुज और त्रिभुज में आपको बीच से यहाँ पर डॉटेड लाइन दिया है। अगर इस पार्ट को काटेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर पूर्णतः इस पार्ट को नहीं ढकेगा, क्योंकि ये भाग आपका यहाँ पर कम है और ये वाला भाग यहाँ पर आपका ज्यादा है। अगर इसको यहाँ पर काटेंगे तो इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ पर चला आएगा, तो इसीलिए ये भाग यहाँ पर बराबर नहीं होगा, एक भाग इसका ज्यादा है एक भाग कम है। और जब दोनों भाग एकदम इक्वल रहेंगे, एकदम समान रहेंगे, तभी वो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, दो समान भागों में। तो यहाँ पर ये चीज आपका सर्वांगसम नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख देना है नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है। यहाँ पर आपको एक आयत दिया हुआ है और इसके विकर्ण से आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन दिया है। अगर इसको यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो दूसरे भाग को ये पूर्णतः यहाँ पर
ढक लेगा। जब पूर्णतः ढक लेगा तो यहाँ पर ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाँ, दो समान भाग में ये डिवाइड यहाँ से हो जाएगा। बीच से अगर इसको काटा जाए तो एक भाग जो है ये दूसरे भाग के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दो बराबर भागों में फोल्ड हो जा रहा तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉलम में लिख, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ से आपको डॉटेड लाइन दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया क्या ये सर्वांगसम यहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, और यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये भाग आपका कम हो जाएगा और ये भाग आपका ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस यहाँ बचेगा। तो स्पेस नहीं बचना चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होगा। स्पेस नहीं बचने का तात्पर्य यहाँ पर है कि दो पार्ट में और समान भागों में यहाँ पर ये चीज नहीं बांट पाएंगे या ये चीज नहीं फोल्ड यहाँ पर होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा कि जब तक दो पार्ट उसका बराबर नहीं हो जाता है, डॉटेड लाइन के माध्यम से या उसको फोल्ड करने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर उसका दोनों पार्ट सेम नहीं है तो वो सर्वांगसम नहीं है। अगर दोनों भाग उसके सेम हो रहे हैं काटने पर या फिर इसको ऐसे दो पार्ट में फोल्ड करने पर, दोनों पार्ट जब बराबर होंगे तभी वो सर्वांगसम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो एंगल के बेसिस पर आपको इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के अलग प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोणों के आधार पर आपको कोण दिया रहेगा और त्रिभुज कौन से प्रकार का है इसको पूछा जाएगा। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज में आपको यहाँ पर पहले इसका जो बेसिक नॉलेज है कोणों के आधार पर, पहले इसको यहाँ पर सीख लीजिए। 0 से अधिक, 0 से अधिक, 0 से अधिक और 90 अंश से कम, 90 से कम के त्रिभुज को यहाँ पर कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से यहाँ पर अधिक होगा। ये पहला प्रकार हो गया आपका। दूसरा यहाँ पर है अगर एग्जैक्ट 90 अंश का कोण है, 90 अंश का यहाँ पर कोण है तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण कोई इसमें 90 अंश है तो इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 90 से अधिक और 180 अंश से कम, 180 अंश से कम के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर अगर 180 अंश का एग्जैक्ट कोण है, 180 अंश का जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उसको कहेंगे सरल कोण, सरल कोण। ठीक है, सरल कोण। तो इसका जो बेसिक नॉलेज है कोणों के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। आपका पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और ये सरल कोण। तो यहाँ पर आपको ये चीजें आ गई होंगी समझ में और इसको आप याद कर लेंगे, इसको दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा। एग्जैक्ट 90 अंश का कोई अगर एक कोण मिल जाता है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और 180 अंश का एग्जैक्ट कोण जो होगा उसको क्या कहेंगे, सरल कोण। 180 अंश का कोण कैसे बनता है, ये मान लीजिए आपका एक लाइन है और 180 अंश का कोण आपका इस प्रकार से बनता है। तो ये एक लाइन पर है ना, स्ट्रेट लाइन पर है, सरल रेखा पर है, एक लाइन पर ये पूरा कोण कवर कर ले रहा है, तो इसीलिए इसको सरल कोण के नाम से भी जानते हैं 180 अंश के कोण को। अब देखिए पहला सवाल आपका यहाँ पर दिया है, इसमें आपको कोणों को देखना है, इनका जो एंगल दिया है उसको देखना है और उसका नाम बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज यहाँ पर है।
तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, पहला कोड यहाँ पर दिया है 28 अंश, दूसरा दिया 120 अंश और 32 अंश यहाँ पर दिया। तो 90 अंश से कम यहाँ पर तो 2 कोड है, लेकिन एक कोड यहाँ पर ज्यादा है। वो कोड कितना है? तो 120 है। तो 90, अभी यहाँ पर देखना कि आपको इन चारों जो एंगल यहाँ पर दिया है, ये सभी त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज ये है। तो 0 से अधिक 90 से कम, तो 2 कोड तो यहाँ पर है 90 से कम, लेकिन एक जो बड़ा वाला कोड है यहाँ पर 120 अंश का दिया है, तो ये आपका पहला यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा 90 अंश का कोड कोई एक मिल जाए, तो 90 अंश का कोड भी इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 90 से अधिक और 180 अंश से कम, तो 90 से अधिक 120 है, ठीक है, 90 से अधिक 120 है और 180 से कम है। तो इसीलिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर ये हो जाएगा। पहला कोण कौन सा है? अधिक कोण, अधिक कोण और ये त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज आपका ये पहला है। क्यों अधिक कोण है? क्योंकि इसमें 120 अंश का जो कोण है वो 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो जब ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा तो अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका। पहला कोण दिया आपका 80 अंश, दूसरा कोण आपका दिया है 70 अंश और तीसरा कोण दिया है 30 अंश। तो यहाँ पर 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम के कोण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 अंश, 70 अंश और 30 अंश। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर से देखिएगा, ये जो 80 अंश है ये भी 90 से कम है, 70 अंश है ये भी 90 से कम है और 30 अंश है ये भी 90 से कम है। तो 0 से अधिक तो सब है, 80 भी, 70 भी और 30 भी, लेकिन 90 अंश से कम है। यहाँ पर सभी इसके जो एंगल दिए हैं, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि 90 से कम सभी कोण यहाँ पर हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में आपको, तो ये आपका राइट आंसर न्यून कोण त्रिभुज आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा सवाल यहाँ पर दिया है। पहला कोण 30 अंश, 90 अंश और 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पर आ गया है। 90 अंश का कोण कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लिख देना आपको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कोई आपका 90 अंश का यहाँ पर होगा, तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आपको इतना चीज अगर ध्यान में है तो आप इससे संबंधित भुजाओं के आधार पर दूसरा होता है और कोणों के आधार पर दूसरा होता है। तो अभी आगे के क्वेश्चन में आपको भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर उनके कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम इनको कैसे पहचानेंगे। तो ये आपको 4 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि 0 से अधिक है और 90 से कम है सभी कोण उसके, तो यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज होगा। 90 अंश का एग्जैक्ट कोण अगर होगा तो समकोण होगा, और 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा तो इसको अधिक कोण कहेंगे। और अगर 180 अंश का एग्जैक्ट कोण है, जैसे यहाँ पर 90 अंश का है, अगर 180 अंश का कोण कहीं पर है तो उसको हम सरल कोण यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उनके भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कोणों के आधार पर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको भुजाओं के आधार पर यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हल करना या यहाँ पर बताना। तो आपको केवल यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। कोणों के आधार पर तो यहाँ पर आपको एंगल दिया रहेगा, ठीक है, 2 डिफरेंस होता है यहाँ, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर भुजाओं के आधार पर तो आपको भुजाओं का जो डिस्टेंस है, ये कितने सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर आपको उसका लेंथ दिया रहेगा, यहाँ पर उसका जो लंबाई है आपको वो चीज दिया रहेगा जब भुजाओं के आधार पर आपसे यहाँ पर कोणों का प्रकार पूछा जाएगा। लेकिन जब आपको कोणों का आधार बताना है, कोणों के आधार पर उस त्रिभुज का प्रकार बताना है, तो आपको यहाँ सभी एंगल दिए होंगे, कोण दिए होंगे, तो आप उन कोणों की से यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा ये त्रिभुज है या कौन सा त्रिभुज का प्रकार है। और यहाँ पर भुजाओं के आधार पर अगर आपको बताना है तो यहाँ जो भी इसका भुजा है, जो इसका डिस्टेंस है, लेंथ जो है, ये यहाँ पर आपका दिया रहेगा।
तो अगर इसका कोई एक भुजा अगर बराबर है, अगर मान लीजिए तीनों भुजा बराबर हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर रहेगा, अगर तीनों भुजा अगर उसका बराबर रहेगा तो समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं या सभी भुजाएं उसके बराबर हों उसको समबाहु। तीनों भुजाएं बराबर का मतलब यहाँ पर उसके सभी भुजा यहाँ पर बराबर हो गए। दूसरा, अगर कोई दो भुजाएं अगर बराबर हों, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, तब उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? तब उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज यहां पर कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। कोई भुजा ना बराबर हो, कोई भुजा ना बराबर हो, तब उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? कोई भुजा ना बराबर हो उस त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए हमेशा। पहला पॉइंट इसमें दिया, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिस त्रिभुज का उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा पॉइंट, जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, तो दो भुजाएं बराबर होंगे तो उसका नाम है समद्विबाहु। तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, कोई भुजा उसका बराबर ना हो तो उसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब कोई भुजा उसका बराबर नहीं होगा, बाहु मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस चीज को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला त्रिभुज यहाँ पर दिया है, पहला त्रिभुज कौन से प्रकार का है इसको देख, तो इसका लेंथ है ये हमको देखना है। लेंथ यहाँ पर देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.0 सेंटीमीटर मतलब 3 ही सेंटीमीटर दिया है, तो 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा इसका बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना, दो भुजाएं जब बराबर हो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहला चित्र जो बना है यहाँ पर आपको लिख देना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि यहाँ पर भैया इसका दो ही भुजा तो बराबर है, दो भुजा बराबर है मतलब 3 सेंटीमीटर का ये है तो 3 सेंटीमीटर का ये भी है। तीसरा भुजा 2.5 सेंटीमीटर का है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा चित्र यहाँ पर और इसमें बताते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो इसका लेंथ ही देखना है हमको, 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 2.6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो 4 है यहाँ पर इसके सामने 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर है, तो कोई भुजा बराबर नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन में से यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? तो कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई होगा, कोई भुजा बराबर ना हो, क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो दूसरा चित्र के सामने आपको लिखना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्यों विषम बाहु त्रिभुज होगा? क्योंकि एक जो इसका भुजा दिया है वो 4 सेंटीमीटर है
दूसरा वाला दिया है 3 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा 2.6 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पर ये इसका एक भी भुजा बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा चित्र देखते हैं और यहाँ पर बताते हैं। ये है आपका 3.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी कोई भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। क्यों विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है। पहला भुजा आपका दिया 3.5, फिर 3.0, फिर 2.0, तो कोई भुजा बराबर नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत ये वाला त्रिभुज आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा चित्र में आपका ये कौन सा त्रिभुज यहाँ पर है। तो 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं इसके क्या बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं जब बराबर रहेंगे कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उस त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों 3-3 सेंटीमीटर का है। तो ये वाला कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस सवाल को लगा पाएंगे, इसमें बता पाएंगे कि जो भी त्रिभुज दिए हैं वो कौन से प्रकार के त्रिभुज यहाँ पर हैं। तो पहला समद्विबाहु, दो भुजा बराबर था, यहाँ पर कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पर भी कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए ये भी विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए ये समबाहु त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको तीनों आना चाहिए यहाँ पर। ये आपका भुजाओं के आधार पर है, भुजाओं के आधार के अंतर्गत आपको समद्विबाहु, विषम बाहु और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कोणों के आधार पर आपको न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और सरल कोण त्रिभुज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया होगा समझ में। आपको ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए। और जब कोणों के आधार पर पूछेगा तो आपको न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं। यदि ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड जो दिया आपका सर्वांगसम, तो सर्वांगसम तभी होगा जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर पूर्णतः फिक्स हो जाए या पूर्णतः उसको ढक ले, तभी वो सर्वांगसम होगा। दो बराबर पार्ट हैं और समान हैं तभी वो सर्वांगसम यहाँ पर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया कि दो रेखाखंड नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर ए बी और सी डी, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में ही। यदि ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। तो सी डी की जो लंबाई है ये भी यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। 4.5 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर दिया है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब कि दो समान भागों में, तो 4.5 का अगर ए बी डिस्टेंस है तो जो सी डी डिस्टेंस है ये भी 4.5 का ही होगा, क्योंकि ए बी को अगर उठाकर सी डी के ऊपर फिक्स करेंगे तो ये पूर्णतः उसको ढक लेगा, और जब पूर्णतः ढक लेगा तो ये हो जाएगा आपका सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस 4.5, तो इसका कितना हो जाएगा 4.5। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होता, एग्जाम्पल के लिए अगर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होता तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाता, 10 ही सेंटीमीटर हो जाता, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है कि दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। अगर इसका डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर का दिया होता तो इसका डिस्टेंस अगर पूछता तो ये कितना डिस्टेंस हो जाता, 5 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया होता तो ये भी 8, यहाँ पर अगर 11 सेंटीमीटर दिया होता तो ये भी 11 सेंटीमीटर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है कि दोनों रेखाखंड यहाँ पर सर्वांगसम है, और सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों का
लेंथ यहाँ पर, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर समान होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में ए कामा बी कामा सी कामा डी एक रेखा पर स्थित बिंदु है। जैसे यहाँ पर सी ए बी डी ये दिया है, तो यहाँ पर ये रेखाखंड पर स्थित है। आगे प्रश्न में कि रेखाखंड सी ए बराबर रेखाखंड बी डी, मतलब जो सी ए डिस्टेंस है वो बी डी के बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर दिया है। तो आगे प्रश्न में कि तो रेखाखंड सीबी और एडी, सीबी और एडी बराबर हैं या नहीं। यहाँ पर ये चीज सीबी का मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और एडी बराबर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो देखने में तो दोनों इक्वल ही है, इतना डिस्टेंस बराबर इतना डिस्टेंस के, ये देखने में केवल यहाँ पर लग रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर आप देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन आपको मेथड लगाना यहाँ पर कंपलसरी होता है। मेथड के अनुसार ही आप यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होगा उसको आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस सवाल को हम हल करेंगे तो इस सवाल में क्या 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 दिया है पहले इसको लिख लीजिए। दिया है यहाँ पर रेखाखंड, रेखाखंड यहाँ पर दिया है सी ए बराबर रेखाखंड, रेखाखंड बी डी, इतना चीज आपको दिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सी बी बराबर ए डी, सी बी बराबर ए डी यहाँ पर है या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी जो ये बीच का है डिस्टेंस, ए बी जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए बी जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दिया आपका सी ए प्लस ए बी, यहाँ पर जुड़ गया बराबर, यहाँ पर रेखाखंड बी डी दिया है, बी डी प्लस ए बी, दोनों तरफ ए बी हम जोड़ दिए हैं। अब इसका जो यहाँ पर आएगा वैल्यू वो हो जाएगा सी बी बराबर ए डी, यहाँ पर हो जाएगा ए डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है समझना, आपसे रेखाखंड सी ए बराबर यहाँ पर बी डी दिया था, दोनों पक्षों में ए बी जब जोड़ देंगे तो सी ए प्लस ए बी इसी में जुड़ेगा और ए बी इसी में जुड़ेगा। तो सी ए प्लस ए बी बराबर बी डी प्लस ए बी। तो सी ए प्लस ए बी को जब ऐड करेंगे हम लोग तो सी बी हो जाएगा, सी बी मतलब यहाँ से सी ए प्लस ए बी ऐड करेंगे तो सी बी हो जाएगा। यहाँ से अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी डिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ दिया था बी डी प्लस ए बी, बी डी में अगर ए बी ऐड करेंगे, बी डी में अगर ए बी यही डिस्टेंस जो है ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो इसीलिए ए डी डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है कि अगर ए डी बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपका बराबर है, बराबर दोनों है ना, सी बी बराबर ए डी क्या है बराबर है, तो यही आप। तो अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नीचे बने चित्र में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, तो क्या कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी के यहाँ पर है या नहीं। तो अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई है। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। अब यहाँ इस चित्र में देखेंगे कोण ए ओ बी के यहाँ, कोण ए ओ बी मतलब ये वाला कोण जो दिया आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कोण ए ओ बी, ये कोण बराबर है कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी मतलब यहाँ से लेकर ये वाला कोण जो दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ए ओ सी ज्ञात करना है। ए ओ सी मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कोण ए ओ सी इसको ज्ञात करना है, बराबर कोण बी ओ डी,
BOD मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कोण को ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण दिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण दिया है, यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए ये जो बीच का यहाँ पर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मतलब इस डिस्टेंस का मतलब क्या है, कोण BOC। कोण BOC अगर दोनों कोणों में हम ऐड कर दें तो यहाँ पर ये चीज ज्ञात हो जाएगा कोण AOC बराबर कोण BOD है या नहीं। तो ये डिस्टेंस जो दिया आपका कोण BOC का, ये दोनों तरफ ऐड कर दें। दोनों तरफ ऐड कहाँ करेंगे, कोण AOB में और कोण COD में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है दोनों तरफ या दोनों पक्षों में कोण BOC, कोण BOC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण BOC जोड़ने पर। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए क्या होता है, कोण AOB, यही जो आपके क्वेश्चन में दिया है, प्लस इसमें ऐड क्या करना है, कोण BOC ऐड कर लेना है, बराबर यहाँ पर क्या दिया है, कोण COD दिया है प्लस कोण BOC ऐड करना है। यही चीज जो ऐड करना है इसको यहाँ इसके साथ और यही चीज यहाँ इसके साथ लिख। अब यहाँ पर देखिए आगे के लाइन में क्या आएगा, यहाँ पर तो कोण AOB दिया है, कोण BOC दिया है। इन दोनों कोणों को जब एक साथ हम यहाँ पर मिलाएंगे तो कोण AOC, ये वाला कोण, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक, इस कोण को यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC बराबर, यहाँ पर अब अगला कोण क्या हो जाएगा, कोण COD प्लस कोण BOC। तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा आपका कोण BOD। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, कोण AOC बराबर कोण BOD। मतलब यहाँ पर देखिए कोण AOC का मतलब AOC ये वाला कोण बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर कोण BOD। BOD का मतलब यहाँ पर इस कोण से, यहाँ से यहाँ तक का कोण। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देना है LHS बराबर RH, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कोण AOC बराबर क्या होगा, कोण BOD। तो यहाँ पर लिख देना है कि बराबर बराबर, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया आपका कोण AOB बराबर कोण COD, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। अब इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में कोण BOC मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है, इस बीच का जो डिस्टेंस है इसी को दोनों के साथ ऐड कर देंगे। तो जब दोनों के साथ ऐड करेंगे तो कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कोण COD प्लस कोण BOC, यही चीज यहाँ पर। अब इसके आगे का लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण AOC हो जाएगा, AOB में कोण BOC ऐड करेंगे तो AOC हो जाएगा बराबर, ये किसके हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए कोण COD में प्लस कोण BOC अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा BOD, कोण BOD। तो कोण AOC मतलब AOC ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो किसके बराबर है, कोण BOD मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है कि दोनों बराबर हैं, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रश्नावली में आपके कुल 7 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 और विस्तृत से यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर डालकर वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमको किस क्वेश्चन में और कहाँ किस पॉइंट में हमको दिक्कत है, तो वहाँ पर हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।